हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम संविधान के विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत की चर्चा करेंगे कि किन किन प्रावधानों को किन किन देशों से लिया गया है, और अंत में इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान है, क्या भारतीय संविधान नकल किया हुआ संविधान है, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है, क्या भारतीय संविधान ग्रहण किया हुआ संविधान है या लिया हुआ संविधान है, क्या भारतीय संविधान विभिन्न देशों का मिश्रित संविधान है। इस पे हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और कभी कभी सुमेल करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसे समझना है, रटना नहीं है। समझ के पढ़िएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत दो तरह के हैं। यहाँ कुछ आंतरिक स्रोत हैं जो संविधान लागू होने के पहले जो अधिनियम थे उससे हमने लिया, और कुछ बाह्य स्रोत हैं जो विभिन्न देशों से हमने अपने संविधान में शामिल किया है। तो सर्वाधिक प्रावधान कहें या सर्वाधिक बातें हम 1935 के अधिनियम से लिए हैं। कहें तो 2/3 प्रावधान भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो संविधान सर्वाधिक अगर किसी का ऋणी है तो वो है 1935 के अधिनियम का। बाह्य स्रोत की बात करें तो विभिन्न देशों से विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। भारत पर ब्रिटेन का काफी समय से शासन रहा है और वहां की बातों का हमने अनुसरण किया है, और संविधान पर भी ब्रिटेन का प्रभाव पड़ा है। तो ब्रिटेन से हमने बहुत सारी बातें ली, एक एक करके हम देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, पहली बात संसदीय शासन प्रणाली। दो प्रणालियां थी उस समय, एक संसदीय शासन प्रणाली, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया जो ब्रिटेन में है। अमेरिकी प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमने नहीं अपनाया। तो पहली बात संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियां दो जगह निहित होती हैं। कुछ शक्तियां या नाम मात्र और संवैधानिक शक्तियां राष्ट्र के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति में होती है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में होती हैं। किसमें होती है? मंत्रिपरिषद। और उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रणाली को, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी या मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहा जाता है। और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति या जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय प्रणाली या उत्तरदायी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूजन मत होइएगा। संसदीय शासन प्रणाली को हम ही मंत्रिमंडल प्रणाली या उत्तरदायी शासन के नाम से भी जानते हैं। ये सब कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। जब उत्तरदायी शासन आ गया तो किसके प्रति उत्तरदायी हो रहे हैं? तो संसद के प्रति उत्तरदायी हो रहे हैं। तो संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से ही लिया। अर्थात विधायी प्रक्रिया या संसदीय प्रक्रिया एक ही बात है। संसदीय प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया हमने कहां से लिया? यहां इसे विधायी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। विधायी प्रक्रिया हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से ही लिया। जब संसद की बात हो गई तो संसद के कुछ विशेषाधिकार है, संसद सदस्यों को और सदन को भी कुछ विशेषाधिकार है। तो अगली प्रक्रिया हमने अगला प्रावधान हमने कहां से लिया? संसदीय विशेषाधिकार जो आर्टिकल 105 में समाहित किया गया है भारतीय संविधान में, वो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से ही लिया। और ऐसा संसद जो क्या है? द्विसदनीय है। तो द्विसदनीय प्रणाली हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से ही लिया। अगला है विधि का शासन, विधि का रूल ऑफ लॉ, जो ब्रिटेन में डाइसी ने प्रतिपादित किया था, उसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में स्थान दिया गया है। और विधि के शासन से तात्पर्य है विधि का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। और 14 में बात समाहित की गई विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की बात 14 में की गई है, और वो ब्रिटेन से ही लिया गया है या यूके या इंग्लैंड से ही लिया गया है। साथ साथ एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता
देश में एक नागरिक होंगे। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, एकहरी नागरिकता होगी, देश के नागरिक होंगे, राज्य के नागरिक नहीं होंगे, जिले के नागरिक नहीं होंगे, अपने गांव के नागरिक नहीं होंगे। किसके नागरिक होंगे? देश के नागरिक होंगे। ये सब बातें कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई। साथ साथ परमादेश रीट भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात हम कहें तो संसद से संबंधित अधिकतर प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है या इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, उसी को हम मंत्रिमंडलीय प्रणाली, उत्तरदायी शासन के नाम से भी जानते हैं। और उत्तरदायी किसके प्रति? संसद, लोकसभा के प्रति। तो संसदीय प्रक्रिया या विधानमंडल की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया, उसके कुछ विशेषाधिकार है जिसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 105 में रखा गया है। संसद के 2 सदन होते हैं तो द्विसदनीय प्रणाली इसमें रखा गया है। विधि का शासन, संसद क्या बनाती है? विधि बनाती है, तो विधि का शासन भी इसमें है। और 14 विधि के शासन को आर्टिकल 14 में स्थान दिया गया है। विधि के समक्ष क्षमता, और अलग से भाग किसमें? भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। एकल नागरिकता की बात की गई है, जो इंग्लैंड में है वही अपने यहां भी स्थान भारतीय संविधान में दिया गया है। और परमादेश ये रहा ब्रिटेन से। अगला आते हैं अमेरिका या USA। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो वहां सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका में क्या है? संविधान सर्वोच्च है, और इसे हम भारतीय संविधान में भी समाहित किए गए हैं। अपने यहां भी संविधान क्या है? सर्वोच्च है, कोई उससे बड़ा नहीं है। चाहे अधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी उससे बड़ा नहीं है। जनमत भी संविधान से बड़ा नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने कहां से लिया? कहां से? अमेरिका से लिया। संविधान है तो उसकी उद्देशिका भी है, तो उद्देशिका का विचार या प्रारंभ, उद्देशिका का विचार ध्यान रखना है। संविधान है तो संविधान की सर्वोच्चता है, तो संविधान की उद्देशिका भी है, तो उद्देशिका का विचार या उसका प्रारंभ हमने कहां से लिया है? उद्देशिका का विचार अमेरिका से ही लिया है। साथ साथ मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, क्या? मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग क्या? 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भी कहां से हमने लिया है? अमेरिका से ही लिया है। और इस मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 में ही क्या दिया गया है? विधियों का समान संरक्षण। 2 शब्द है 14 में, एक है विधि के समक्ष क्षमता जो ब्रिटेन से लिया गया है, और दूसरा शब्द है क्या? विधियों का समान संरक्षण। जो दूसरा पार्ट है आर्टिकल 14 का, वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय कहां का है? अमेरिका का है, और उसका हमने अनुसरण किया है। भारत में भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है और उसे सर्वोच्च माना जाता है न्यायपालिका के क्षेत्र में, और उसे हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन। अमेरिका में इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 में मारवरी बनाम मेडिसिन के मामले में जस्टिस मार्शल ने इस न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, और भारत में भी इसे विभिन्न आर्टिकल में समाहित, विभिन्न आर्टिकल में इसे शामिल करने का प्रयास किया गया और शामिल किया भी गया। और मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो इस न्यायिक पुनर्विलोकन को हमने कहां से लिया? अमेरिका से ही लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। किस आर्टिकल में? 61 में राष्ट्रपति के ऊपर हम महाभियोग लगाते हैं, और महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। और इसी तरह महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना या महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद 63 में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में है। ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। तो कुछ बातें अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान है तो उस उद्देशिका का विचार, और उस संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 विधियों का समान संरक्षण, साथ साथ न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग मतलब हटाने की बात, जबकि हटाने का काम न्यायालय का होना चाहिए, लेकिन यहां संसद को दिया गया है आर्टिकल 61 के तहत उपराष्ट्रपति का पद। ये अमेरिका से लिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां संसद से संबंधित प्रावधान थे, ब्रिटेन से लिया गया था। तो अमेरिका में न्यायालय से संबंधित प्रावधान अधिकतर कहां से लिया गया है?
अमेरिका से लिया गया है। आज सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो आयरलैंड से कुछ बातें ली गई हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को समाहित किया गया है जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की बात करता है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, 54 और 55 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, और 55 में उसके तरीके या पद्धति की बात की गई है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किस सभा में? राज्यसभा में। 2 सदन होते हैं, उसमें राज्यसभा में आर्टिकल 80 में प्रावधान है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा क्षेत्र से 12 लोगों को क्या करते हैं? राष्ट्रपति किस में मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये रहा आयरलैंड, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की क्या भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली, ध्यान रखिएगा। उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची में है, समवर्ती सूची जिसे उभयनिष्ठ सूची के नाम से भी जाना जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन 108 में संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है। ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वित्त आयोग 280 में वित्त आयोग की बात की गई है और इस वित्त आयोग का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वित्त व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 301 में है और इसे हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कुल कहने का मतलब यह है कि वित्त संबंधी कोई बात आ रही है तो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श जो है फ्रांसीसी क्रांति की देन है और प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है। प्रस्तावना में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो कहां से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति की देन है, तो फ्रांस से लिया गया है। अगला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और उसे हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था से मतलब है अपने राष्ट्र का प्रमुख या देश का प्रमुख या राजा या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वंशानुगत नहीं होता। वो हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। पूर्व सोवियत संघ रूस, यहां से हम मूल कर्तव्य जो मूल संविधान में शामिल नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे शामिल किया। पूर्व सोवियत संघ रूस से हमने लिया है। यहीं से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में भी, और आर्टिकल 38 में भी बात किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। जापान की बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कौन सी? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सम्यक विधि प्रक्रिया नहीं, विधि निर्माण की प्रक्रिया नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 में इसकी चर्चा की गई है। किस आर्टिकल में? संविधान के आर्टिकल 21 में चर्चा की गई। विधि द्वारा किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलत करते हैं। ये जापान से लिया गया है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। ब्रिटेन में विधि निर्माण की प्रक्रिया है, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है, और अमेरिका में सम्यक विधि प्रक्रिया की बात की गई है। हम आर्टिकल 21 की जब चर्चा करेंगे तो इन तीनों को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर समझिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। आज हमने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे लोगों ने, लगभग 70% लोग इसका गलत आंसर दे रहे हैं। ब्रिटेन नहीं है, जापान है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। पश्चिमी जर्मनी की बात करें तो यहां से आपातकालीन प्रावधान, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर
आपातकालीन प्रावधान वित्तीय आपातकाल को क्या छोड़कर, और इस दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। इस आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। तो आपातकाल, हिटलर वहां का तानाशाह हुआ करता था, तो हिटलर ही आपातकाल लगाते हैं, समझिए। तो ऐसे देश जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिया, और इस आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को स्थगित कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है, निलंबित ही करते हैं, स्थगित ही करते हैं। अगला आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया लिया। क्या संशोधन की प्रक्रिया 368 में संशोधन की बात की गई है। तो इस संशोधन के प्रावधान को हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 80 में बात की गई है, निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की, और इस प्रावधान को हमने कहां से लिया, अफ्रीका से लिया। अब आइए देखते हैं कनाडा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम कहा जाता है इसे। कनाडा, कनाडा से बहुत सारी बातें हैं। संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन या संघवाद, तीनों एक ही बात है, संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन या संघवाद, ये हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में कहा गया है, अनुच्छेद किसमें, 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, यूनियन शब्द की बात की गई है। तो भारत राज्यों का संघ है, कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और उस संघ में संघ है, और उस संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं। तो भारत में जो संघ है उसमें अधिक शक्तियां हैं। संघात्मक से मतलब है, या संघीय व्यवस्था से मतलब है, शक्तियां बटी रहती हैं, अर्थात कुछ शक्तियां केंद्र के पास, कुछ शक्तियां राज्यों के पास, दोनों के पास शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो कनाडा और भारत में जो शक्तियां हैं, अधिक शक्तियां किसमें हैं, केंद्र में है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती हैं, ठीक है। इस संघात्मक शासन व्यवस्था में ध्यान रखना है, आगे भी चर्चा होगी। तो संघीय व्यवस्था, संघात्मक या संघवाद, हमने कहां से लिया, कनाडा से। भारत राज्यों का संघ है, हमने कहां से लिया, कनाडा से। संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं, उसे हमने कहां से लिया, कनाडा से ही लिया। इसी को आगे बढ़ाते हैं। सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीयकरण की प्रणाली, मतलब शक्तिशाली, केंद्र क्या है, शक्तिशाली है, समय मिलने पर वो केंद्रीकरण की प्रक्रिया अपना लेता है। आपातकाल में सारी शक्तियां, राज्यों की सारी शक्तियां किसमें चली जाती हैं, केंद्र में चली जाती हैं। तो सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीकरण की प्रणाली हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। और सब बातें केंद्र और राज्य के बीच ही हो रही है, तो केंद्र राज्य संबंध की बात भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से। भाग 11 में शामिल किया गया है। और केंद्र संबंध की बात हो गई तो उसके शक्तियों के वितरण की भी बात होगी। तो विधायी शक्तियों का वितरण भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अवशिष्ट सूची, जिसका उल्लेख 248 में है, किसमें है, अवशिष्ट सूची, 7वीं अनुसूची में नहीं है, किसमें है, आर्टिकल 248 में है। अवशिष्ट सूची ध्यान रखना है, अवशिष्ट सूची कनाडा से, और समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। अब राज्यपालों की नियुक्ति हो गई, तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना। किससे परामर्श, 143 में, आगे भी बात करेंगे, 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो परामर्श दे या न दे। अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रपति के ऊपर है वो परामर्श माने या न माने। ये सब प्रावधान हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य के विधेयक को आरक्षित करना या संरक्षित करना, क्या करना, राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को अब अपनी अनुमति देता है तो ठीक, अनुमति नहीं देता तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। अब राष्ट्रपति उसके बाद उस विधेयक पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो आरक्षित करना या उसके लिए संरक्षित कर लेना राज्यपाल का अधिकार दिया गया है 200 में। और इस सब प्रावधानों को हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। समझिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या संसद से, कैसे आप याद रखिएगा, संसद से जो भी बातें आ रही हैं वो ब्रिटेन से, कहां से,
संसदीय प्रणाली से संबंधित जितनी भी बातें आ रही हैं ब्रिटेन से, न्यायालय से संबंधित अधिकतर बातें कहां से लिया गया है? अमेरिका से। सामाजिक आर्थिक बातें कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। वित्त की बात, वित्त व्यापार समागम की बात कहां से लिए हैं हम? ऑस्ट्रेलिया से। स्वतंत्रता समानता की बात हमने फ्रांस से लिया है। न्याय और मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से। विधि द्वारा, एक बार फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ही लिया है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की बात की गई है। और संघ की बात जहां आए, संघ और राज्यों की बात जहां आए, समझिए कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये विभिन्न देशों से विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं, जबकि अन्य जो भी बातें हैं वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अर्थात 2/3 प्रावधान संविधान में 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। और ऐसा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी किसका है? 1935 के अधिनियम का। आइए अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान है? क्या कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान है? दूसरा है, क्या भारतीय संविधान नकल किया हुआ संविधान है? तीसरा, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? चौथा, क्या भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं? अगला है, भारतीय संविधान ग्रहित संविधान है? क्या भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधानों का मिश्रण है? एक एक की चर्चा करते हैं। पहला है, क्या भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान है? प्रश्न उठता है, कॉपी पेस्ट क्या है? कॉपी पेस्ट कहीं से हम कुछ कॉपी करने के बाद अक्षरशः या हूबहूब वही बातें पेस्ट कर देते हैं, या वही अक्षरशः वही बातें उतार देते हैं, या हूबहूब बातें उतार देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं। और भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान नहीं है। हम किसी भी संविधान से कुछ लिए हैं तो हूबहूब बातें या अक्षरशः उन बातों या अक्षरशः उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में हमने उतारा नहीं है। तो भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान नहीं है। तो पहले का आंसर है नहीं, भारतीय संविधान क्या कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान नहीं है। जो हमारे लिए अच्छा था, जो उचित था, हमारे परिस्थितियों के अनुकूल था, उसे ही हमने भारतीय संविधान में रखा है। हूबहूब बातें या अक्षरशः बातें हमने नहीं रखा है। तो भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान नहीं है। दूसरा, क्या भारतीय संविधान नकल किया हुआ संविधान है? क्या भारतीय संविधान क्या नकल किया हुआ संविधान है? अब तो इसका आंसर है नहीं, सीधा सीधा आंसर है नहीं। नकल क्या है? चीटिंग कर लेना। जैसे परीक्षा में आप, एग्जाम में आप क्या कर लेते हैं? कुछ चीटिंग कर लेते हैं। लेकिन भारतीय संविधान नकल किया हुआ संविधान नहीं है। हमने चीटिंग नहीं किया है, हमने चोरी छुप के संविधान नहीं बनाया है, चीटिंग करके संविधान नहीं बनाया है। खुले रूप में विचार विमर्श करने के बाद हमने संविधान बनाया है, इसलिए नकल किया हुआ संविधान नहीं है। अगर हम उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अगर हम किसी देश के संविधान की संपूर्ण बातें, किसी देश के या अमेरिका का उदाहरण ले लेते हैं, अमेरिकी संविधान की संपूर्ण बातें भारतीय संविधान में शामिल कर लेते तो इसे नकल कहा जाता, इसे चीटिंग कहा जाता। लेकिन हमने संपूर्ण बातें नहीं रखी जो हमारे लिए उपयुक्त था। कुछ ही बातों को, संपूर्ण बातों को नहीं, कुछ ही बातों को, कुछ ही प्रावधानों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान नकल का संविधान नहीं है। अगला उदाहरण लेते हैं इसी पे। अगर एक लेखक किसी किताब की संपूर्ण बातें अपनी किताब में समाहित कर लेता है, किसी किताब की संपूर्ण बातें अपने किताब में समाहित कर लेता है, तो वो नकल है, चीटिंग है। लेकिन अगर वह विभिन्न किताबों का अध्ययन करने के बाद, बहुत सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद उसमें से कुछ बातें, थोड़ी बहुत बातें जो उसके विषय के अनुरूप है, उसकी परिस्थितियों के अनुरूप है, उसमें रखता है, तो ये चीटिंग नहीं है, ये शोध है। ये क्या है? रिसर्च है, शोध है। और भारतीय संविधान भी शोध का परिणाम है। हमने विभिन्न देशों के संविधानों का क्या किया? अध्ययन किया, जो उचित था उसे भारतीय संविधान में शामिल किया। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आप किसी विषय पे काम करने जाते हैं और उस विषय पे पहले से काम हो चुका है,
तो उस काम को जरूर देखते हैं। और उस काम में से अगर आपको कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं, काम होने के बाद उसमें से कुछ अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो आप उसे ग्रहण कर लीजिए। ये नकल नहीं है, अकल का काम है कि कम समय में हम अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण कर ले रहे हैं, तो ये नकल का नहीं, अकल का काम है। और भारतीय संविधान में अकल का काम किया गया है। भारतीय संविधान नकल किया हुआ संविधान नहीं है। अगर नकल किया हुआ संविधान रहता तो उसकी प्रासंगिकता अब तक समाप्त हो गई होती, लेकिन भारतीय संविधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1950 में प्रासंगिक था। तो दूसरे का आंसर है भारतीय संविधान नकल किया हुआ संविधान नहीं है। तीसरा है, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। केटी शाह ने कहा, आलोचक हैं ये लोग, केटी शाह ने भी कहा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। आलोचक कहते हैं भारतीय संविधान उधार का थैला है, लेकिन इसका आंसर है नहीं। पहले देखते हैं कैसे है। आलोचकों का कहना था कि विभिन्न देशों से हमने अमेरिका से कुछ लिया, ब्रिटेन से कुछ लिया, कनाडा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, आयरलैंड से लिया, विभिन्न देशों से विभिन्न बातें ली, इसलिए उधार का थैला है। उधार का थैला है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंडा जोड़ा। तो उनका मानना था कि भारतीय संविधान विभिन्न देशों से उधार लिया हुआ संविधान है। उनका कहना था कि इस भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं था, नया और मौलिक कुछ भी नहीं था। विभिन्न देशों से इधर उधर से आपने उधार लेकर एक भारतीय संविधान बना दिया, ये आलोचकों का कहना है। अगर हम विचार करें इस प्रश्न पर तो पाते हैं पहले कि उधार क्या है। उधार क्या है? उधार किसी से मांगा जाता है, उधार किसी से मांगा जाता है। और उधार अगर आप लिए हैं किसी से कोई वस्तु, तो उसे लौटाना भी रहता है, लौटाना रहता है। और भारतीय संविधान बनाने में हमने किसी से मांग नहीं किया, हमने कुछ मांगा नहीं और कुछ शामिल भी किया किसी अन्य देश से कुछ प्रावधानों को, तो हमने उसके बदले में कुछ दिया भी नहीं, कुछ हमने लौटाया भी नहीं। तो भारतीय संविधान क्या उधार का थैला नहीं है, उधार नहीं है। उधार जब लिया जाता है तो उसके बदले दिया जाता है, कुछ दिया जाता है या वही सामान दिया जाता है। तो भारतीय संविधान में कुछ लौटाया नहीं गया, कुछ लिया तो गया, लौटाया नहीं गया। तो भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। उस संविधान सभा में लोकप्रिय नेता थे, पढ़े लिखे लोग थे, हर वर्ग के, हर संप्रदाय के, हर विचारधारा के लोग थे। और हर एक आर्टिकल पर, हर एक प्रावधान, 395 एक से लेकर 395 आर्टिकल हैं, हर एक आर्टिकल पर उनके प्रावधानों पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श होने के बाद सर्वसम्मति से उन्हें शामिल किया गया। जो भारत के परिस्थितियों के अनुकूल था, जो भारत के परिस्थितियों के अनुकूल था, उसे ही हमने शामिल किया। इसलिए भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्या भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, भारतीय संविधान में उधार की वस्तुएं हैं। हमने विभिन्न प्रावधानों विभिन्न प्रावधानों तथा विभिन्न अवधारणाओं को विभिन्न देशों के संविधान से लिया है। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो हमने कुछ लिया जरूर है। तो इसका आंसर होगा हाँ, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, विभिन्न अवधारणाओं को, विभिन्न प्रावधानों को हमने शामिल किया है। तो इसका आंसर होगा हाँ। अगला है, क्या भारतीय संविधान ग्रहित संविधान है? क्या भारतीय संविधान ग्रहण किया हुआ, लिया हुआ संविधान है? हाँ, तो इसका आंसर भी होगा हाँ। हाँ में आंसर होगा कि हमने कुछ यहाँ से लिया, कुछ दूसरे देश से लिया, कुछ यहाँ से, कुछ इन देशों से कुछ लिया है हमने, ठीक है। तो हमने ग्रहण किया है, जो तथ्य हैं, जो उनके प्रावधान है, उन्हें हमने भारत के परिस्थितियों के जो अनुकूल थे उसे शामिल किया। तो भारतीय संविधान ग्रहण किया हुआ संविधान, लिया हुआ, दूसरे देश से लिया हुआ मतलब कुछ हमने लिया है, तो ग्रहण किया हुआ संविधान है। अगला है, क्या भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण है? तो इसका आंसर भी क्या होगा हाँ, भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण है।
संविधान सभा का उद्देश्य या संविधान के बनाने वाले लोगों का उद्देश्य ये था कि हम एक अच्छा संविधान बना के दें देश को, और इसके लिए उन्होंने विभिन्न संविधानों का, देश के जो सबसे अच्छे संविधान थे उनका अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ चीजें ली और भारतीय संविधान में उसे शामिल किया, और इस तरह शामिल करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो भारतीय संविधान विभिन्न देशों से कुछ लिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का क्या है, सम्मिश्रण है। तो आपने देखा भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट किया हुआ संविधान है, तो आंसर होगा साफ साफ नहीं। भारतीय संविधान नकल किया हुआ संविधान है, तो नहीं। भारतीय संविधान उधार का थैला है, नहीं। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो आंसर होगा हाँ, कुछ उधार की वस्तुएं हैं। अगला है भारतीय संविधान ग्रहित संविधान है, तो हाँ, ग्रहित संविधान है, ग्रहण किया हुआ संविधान है। भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, तो इसका आंसर भी होगा हाँ, भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान क्या है, एक जीवन जीने की कला है। भारतीय संविधान शाश्वत है, अजर है, अमर है, ठीक है, और अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल है, जो विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आपने देखा स्रोत, विभिन्न प्रश्नों के आंसर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे।